हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो आपका वीडियो का टॉपिक है वो है आपका फुल मॉक टेस्ट। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की परीक्षा की तैयारी के लिए ताबूत में आखिरी कील लगाई जाएगी कि 100 एमसीक्यू का मॉक टेस्ट आप करने वाले होंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये बिल्कुल पेपर जैसा मॉक टेस्ट होगा आपका। बिल्कुल पेपर जैसा मॉक टेस्ट आपको अब करने को मिलेगा, जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे। 101% गारंटी होगी आपके सिलेक्शन की, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो अपने को एक मजबूत इरादा दीजिए, एक मजबूत कोशिश कीजिए, ताकि आपका सपना साकार हो, आपकी मेहनत मुकम्मल हो और आपने जो सपना देखा है उसे आप हकीकत में बदल सकें। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आप पेपर जैसा फुल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मेरा आपसे निवेदन होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है आपको? और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 1918, बी है 1948, सी है 1920 और डी ऑप्शन है आपका 1950। तो कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका पहले का बिल्कुल सही है, 1920 में हुई थी। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 7 अप्रैल 1948, बी है 7 अप्रैल 1950 और सी ऑप्शन है आपका 10 नवंबर 1952 और डी ऑप्शन है आपका 7 अप्रैल 1968। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? ऑप्शन ए है आपका यूनिसेफ, बी है विश्व बैंक, सी है WHO और डी ऑप्शन है आपका UNDP। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? यूनिसेफ कर रही है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, मॉक टेस्ट करने का तरीका क्या है? आप एक पेज लें, ठीक है, एक पेज लें और उस पर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लें, ठीक है, 100 तक गिनती लिख लें और फिर क्या करना है आपको? उसके बाद हर क्वेश्चन में जो आपका सही हो उसको सही करना है, जो गलत हो उसको गलत कर देना है। इसी तरीके से आप अपना पूरा मूल्यांकन कर पाएंगे और जब 2-3 बार ये पूरा मॉक टेस्ट करेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ऐसे में क्या होगा? आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आप पूरा मॉक टेस्ट करिएगा। आज पहला दिन है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आप मॉक टेस्ट करने का सही तरीका अपना सकें। क्लियर है आपको? तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका पेरिस में, बी है फ्रैंकफर्ट में, सी है जिनेवा में और डी है आपका न्यूयॉर्क में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? जिनेवा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका पर्यवेक्षण करती है। देखिए, हर चैप्टर से आपको इस मॉक टेस्ट में प्रश्न मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन का आपका MCQ टेस्ट है, तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। आपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आज हम कुछ करके जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। अधूरे काम छोड़ने वाले कभी भी सफल नहीं होते। कार्य अगर शुरू किया है तो उसे मुकाम तक लेकर जाइए, उसके परिणाम तक लेकर जाइए। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका पर्यवेक्षण करती है ग्राम पंचायत का करती है या आंगनवाड़ी केंद्रों का करती है या ब्लॉक का करती है या स्कूल का करती है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मुख्य सेविका किसका पर्यवेक्षण करती है? पांचवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आंगनवाड़ी केंद्रों का करती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका अपना रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी? ए ऑप्शन है ग्राम प्रधान को, बी ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी के, सी है बाल विकास परियोजना अधिकारी के और डी ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कौन? मुख्य सेविका। अगला प्रश्न है आपका, यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? बताइए, यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? ए ऑप्शन है आपका W वेस्टरमार्क, बी है इरावती कर्वे, सी है बी मेलिनोवस्की और डी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? साथ में का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी मेलिनोवस्की। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? बताइए, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ऑप्शन ए है आपका ब्रीफाल्ट, बी ऑप्शन है समनर, सी है वेस्टरमार्क और डी है आपका मनु।
तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? वेस्टर मार्क ने कहा है। देखिए सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको 100% तैयारी करवाई जा रही है और आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि जितने भी सिलेक्शन होंगे उनमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक हमारे चैनल से हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। बताना है आपको, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ऑप्शन ए है आपका अपनी मृत पत्नी की बहन से, बी ऑप्शन है उच्च जाति की स्त्री से, सी ऑप्शन है निम्न जाति की स्त्री से, डी ऑप्शन है आपका अपने मृत भाई की विधवा से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। बताइए नवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नवे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अपने मृत भाई की विधवा से। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? बताइए हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? ए ब्रह्म विवाह, बी दैव विवाह, सी असुर विवाह, डी आर्ष विवाह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दैव विवाह कहलाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? ए निकाह, बी मुताह, सी मेहर, डी पर्दा। देखिए कहीं कहीं पर मुताह को मुताह भी लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, हा की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा रहता है। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? तो अस्थायी विवाह जो होता है वो मुताहा होता है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? बताइए निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? तो 12वें का ए आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, ए आर देसाई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डीएन मजूमदार ने किया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? बताइए जब समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका लैंगिक दुर्व्यवहार, बी ऑप्शन है आपका लैंगिक दुराचरण, सी है लैंगिक असमानता और डी ऑप्शन है आपका लैंगिक विकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लैंगिक असमानता कहते हैं। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, आंध्र प्रदेश है। क्लियर है आपको? आपके सिलेबस में भाषा टॉपिक भी है तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब बना? बताइएगा बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब बना? ए ऑप्शन है आपका 1858 में, बी है 1881 में, सी है 1891 में और डी ऑप्शन है आपका 1902 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब बना? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है, 1881 में बना है। क्लियर आपको?
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? ए ऑप्शन है आपका 2 अक्टूबर 1986, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1987, सी ऑप्शन है आपका 2 अक्टूबर 1991 और डी ऑप्शन है आपका 2 अक्टूबर 1993। तो बताइएगा, बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 16वें का 2 अक्टूबर 1987 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियम कब प्रभावी हुआ? बताइएगा। ए ऑप्शन है 2013 में, बी 2015 में, सी 2017 में, डी 2019 में। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियम कब प्रभावी हुआ? और मैं आपको इन मॉक टेस्ट की कट-ऑफ भी बताया करूंगा, ठीक है? आप शाम को डेली वीडियो देखा करिएगा, कट-ऑफ का वीडियो आएगा जब भी आपका फुल मॉक टेस्ट होगा, तो उसके आधार पर आप निर्धारित कर लीजिएगा कि आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार किस मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न सही करने चाहिए और कितने प्रश्नों से आप ऊपर नीचे हैं, ठीक है? तो कट-ऑफ का वीडियो जरूरी है आपके लिए देखना, इसलिए आज शाम को ही आपको ये कट-ऑफ का वीडियो भी दिया जाएगा। क्लियर आपको? तो आप उसको भी देखिएगा, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट में बताना होगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। तो प्रश्न था आपका, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 2013 में। क्लियर आपको? ए 2013 में प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है आपका, किसी स्त्री को बिना इच्छा के ले जाना क्या है? यहां पर ले होगा, ठीक है, वो मिसिंग है, उसको आप ध्यान रखिएगा। किसी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के ले जाना क्या है? हत्या है या बलात्कार है या अपहरण है या प्रेम प्रसंग है? बताइए। महिला अपराधों में को परिभाषित किया गया है, उसी में से एक है। किसी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के ले जाना क्या कहलाता है? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अपहरण कहलाता है। क्लियर आपको? चाहे पुरुष को आप उसकी बिना इच्छा के ले जाएं, चाहे किसी बच्चे को उसकी बिना इच्छा के ले जाएं, और चाहे स्त्री को उसकी बिना इच्छा के ले जाएं, क्या कहलाता है? अपहरण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। ऑप्शन ए है आपका दहेज मृत्यु, बी है अपहरण, सी है यौन उत्पीड़न और डी है आपका पत्नी की पिटाई करना। तो बताइए, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। दहेज मृत्यु, अपहरण, यौन उत्पीड़न, डी पत्नी की पिटाई करना। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 19 का अपहरण। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? बताइए, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? ए ऑप्शन है आपका विवाह की निम्न आयु, बी है उच्च अशिक्षितता, सी ऑप्शन है परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति और डी ऑप्शन है आपका व्यवसायिक शिक्षा। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, व्यवसायिक शिक्षा। क्लियर आपको? ये जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं होता है। क्लियर आपको? तो अब आपने 1/5 मॉक टेस्ट कर लिया है। 100 प्रश्नों में से आपने 120 केवल 20 प्रश्न कर लिए हैं 100 प्रश्नों में से, तो आपका 1/5 हो गया है। क्लियर आपको? तो ये ऐसे ही आप पूरा मॉक टेस्ट कर लेंगे बहुत ही जल्दी। अगला प्रश्न है आपका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब बनाया गया? यानी कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए है आपका 1961 में, बी 1967 में, सी 1971 में, डी 1979 में। इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि कभी कभी आप जो टर्मिनोलॉजी है, जो नाम है, उनका इंग्लिश में वर्जन भी याद कर लिया करिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में क्या देखने को मिलता है कि जब प्रश्न लिखा जाता है तो उसको ही हिंदी में लिख दिया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब बनाया गया? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1971 में बनाया गया। क्लियर है आपको? 1971 में बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा
अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? ए ऑप्शन है आपका जन्म दर, बी है मृत्यु दर, सी है जनन क्षमता, डी है पारिस्थितिकी दर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकीय दर। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा था? बताइए। ए ऑप्शन है आपका माल्थस ने, बी है फ्राइड ने, सी है के डेविस ने और डी है मैकाइवर ने। तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? ए माल्थस ने, बी फ्राइड ने, सी के डेविस ने और डी है मैकाइवर ने। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर? आपको माल्थस ने कहा था। किसने कहा था? माल्थस ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? बताइए। भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त दिखाई नहीं देता है? ऑप्शन ए है आपका अशिक्षा, बी है बेरोजगारी, सी है भाग्य का भरोसा करना और डी है आपका काम मिलने पर कभी भी काम करने की इच्छा ना होना। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? यह प्रश्न भी आपको मॉक टेस्ट में करवाया गया है। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर? आपको काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना भारतवर्ष में निर्धनता का ये कारण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए। देखिए, लागू होना अलग तारीख है और पारित होना अलग तारीख है, तो इन दोनों चीजों में आपको फर्क करना होगा। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2005 में पारित हुआ। क्लियर? आपको बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? बताइए। सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? 26 का ए सही ऑप्शन होगा मारपीट, या बी ऑप्शन होगा अंतरापीढ़ी संघर्ष, या सी ऑप्शन सही होगा अंतरपीढ़ी संघर्ष, या डी ऑप्शन आपका सही होगा झगड़ा। सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर? आपको अंतरपीढ़ी संघर्ष, जब संघर्ष एक पीढ़ी से दो पीढ़ी के बीच में होता है तो क्या कहलाता है? अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाता है। जैसे अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक लड़की की लाश मिली थी जिसके सीने में गोली लगी थी और उसके शरीर पर चोटें थीं। बाद में पता चला कि उसके पिता ने ही उसको गोली मार दी क्योंकि लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। तो ये अंतरपीढ़ी संघर्ष का परिणाम है कि दोनों लोग अपनी जगह के पर खुद को सही मान रहे थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंतरपीढ़ी संघर्ष का परिणाम ये रहा कि लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्लियर है आपको? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका, जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तब यह कहलाता है? ए मतभेद, बी विवाद, सी अंतरपीढ़ी संघर्ष, डी अंतरापीढ़ी संघर्ष। जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तब ये क्या कहलाता है? 27 का ऑप्शन जो है आपका वो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समान पीढ़ी में जब संघर्ष हो तो वो अंतरापीढ़ी संघर्ष कहलाता है। क्लियर? आपको अंतरापीढ़ी संघर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है। बताइए। खुला, इला, मुबारत, मुता। बताइए। मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है। अगर आपने अभी तक 28 प्रश्न सही से किए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे, क्योंकि पिछले प्रश्नों में ही कहीं पर इसका उत्तर छपा हुआ था। मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है।
ए ऑप्शन है खुला, बी है इला, सी है मुबारक और डी है मुता। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। आपको बताया गया था कि मुता अस्थाई विवाह है, तो ये तलाक का प्रकार कैसे हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? ए ऑप्शन है आपका विकास, बी है प्रगति, सी है पश्चिमीकरण, डी है उद्विकास। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? बताइए। ए ऑप्शन है विकास, बी है प्रगति, सी है पश्चिमीकरण और डी है आपका उद्विकास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी। क्लियर है आपको? प्रगति जो होती है ये सदैव प्रसन्नता लाती है। जब भी जीवन में प्रगति होगी आप प्रसन्न होंगे। 29 का बी ऑप्शन आपका सही है। जब आप मुख्य सेविका बन जाएंगे तो आपके जीवन में प्रगति होगी, तब क्या होगा? आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा अन्य पीडीएफ भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आपके एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। ए ऑप्शन वैश्वीकरण, बी नगरीकरण, सी विकास, डी आर्थिक वृद्धि। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है क्या कहलाती है? ए वैश्वीकरण, बी नगरीकरण, सी विकास, डी आर्थिक वृद्धि। तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विकास कहलाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने यह परिभाषित किया गया है? आपको परिभाषाएं भी पढ़ाई गई हैं और परिभाषाएं कम से कम 1 से 3 तक आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो बताइए, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने यह परिभाषित किया है? तो 31 का ए ऑप्शन है आपका मैकाइवर एवं पेज ने, बी ऑप्शन है के डेविस ने, सी है गिलिन और गिलिन ने और डी ऑप्शन है आपका ए डब्ल्यू ग्रीन ने। तो 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 31 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? आपको के डेविस ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए जलवायु, बी संरचना, सी सार्वभौमिकता और डी समय। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ये भौतिक परिवर्तन में आता है, सामाजिक परिवर्तन में नहीं आता है। क्लियर है आपको? जलवायु भौतिक परिवर्तन में आती है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? बताइए, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? ए रूढ़िवादिता, बी निरक्षरता, सी निहित स्वार्थ, डी उक्त तीनों। तो 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? उक्त तीनों। और कभी भी YouTube पर लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़ा करिए, क्योंकि लाइव क्लास में टीचर बच्चों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर बच्चे कुछ कहते हैं, फिर टीचर उसका रिप्लाई देते हैं, तो समय बहुत जाया होता है। जो चीज़ आप ऑफलाइन क्लास में 25 से 30 मिनट में पढ़ पाते हैं, वही चीज़ आपको लाइव क्लास में 50 से 60 मिनट में दी जाती है। आप बिल्कुल भी बेले नहीं बैठे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अपने समय की कीमत को समझिए और जितना हो सके ऑफलाइन क्लास अटेंड किया करिए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? ए जनसंख्यात्मक, बी सांस्कृतिक,
सी प्रौद्योगिकी, डी पारिवारिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पारिवारिक। क्लियर है आपको? पारिवारिक ये सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। जनसंख्या ये सामाजिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक ये भी सामाजिक परिवर्तन है, प्रौद्योगिकी आएगी तो भी समाज में परिवर्तन आएंगे, ये भी कारक है। तो 34 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपने मॉक टेस्ट का 1/3 से अधिक हिस्सा कर लिया है। क्लियर है आपको? अब आपको 2/3 और करना है। अगला प्रश्न है आपका, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए है आपका औपचारिक नियंत्रण, बी है औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण, सी है अनौपचारिक नियंत्रण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अनौपचारिक नियंत्रण। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण दोनों की परिभाषा पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है आपका किम्बाल एंग, बी है कार्ल मैनहिम, सी है सी.एच. कूले और डी है आपका मैक्स वेबर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 36 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कार्ल मैनहिम। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? ए स्टार्च, बी ग्लूकोसामिन, सी है ग्लाइकोजन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? ग्लाइकोजन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ए मांस, बी सूरजमुखी का तेल, सी सब्जियां, डी फल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सूरजमुखी का तेल। अगला प्रश्न है आपका, बंधता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। बताइए बंधता रोधी विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ई, सी विटामिन बी और डी ऑप्शन है आपका विटामिन ए। तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, विटामिन ई को जाना जाता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B12 और सी है आपका विटामिन B2। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विटामिन B6। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी आपका है फ्रक्टोज और डी है आपका ट्राइग्लिसराइड्स। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अमीनो अम्ल। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल है। ए कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय और मधुमेह, बी है कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक, सी है कैंसर, कुष्ठ, मधुमेह और क्षय रोग, डी है इनमें से कोई भी नहीं। बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल है। 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 42 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल है।
क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का रंग क्या होता है? बताइए, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? ए चमकीला लाल, बी ईंट के रंग जैसा लाल, सी भूरा लाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, चमकीला लाल। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चमकीला लाल। अगला प्रश्न है आपका, माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की हलचल को निम्न में क्या कहा जाता है? ए ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, बी क्विकनिंग, सी गुडेल संकेत और डी आपका हेगर संकेत। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की हलचल को निम्न में क्या कहा जाता है? तो 44 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, क्विकनिंग कहा जाता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा। बीच में छोड़कर भागेंगे तो अपनी ही जो अपनी किस्मत है उसको फिर बाद में कोसने का काम करेंगे, क्योंकि आज आपके पास मौका है मेहनत करने का, अपनी किस्मत से लड़ने का, अपने जीवन को बदलने का। किस्मत सबको मौका देती है, आपके पास भी आज मौका है। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, क्रोनिंग निम्न में होता है। बताइए क्रोनिंग क्या होता है? प्रसव पीड़ा का पहला चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, सी प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण या डी प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। बताइए क्रोनिंग निम्न में होता है तो क्या होता है? तो 45 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण। क्लियर आपको? जब बच्चे का सिर योनि द्वार में दिखाई देने लगता है तब उसे क्रोनिंग कहते हैं। यह प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं क्या है? बताइए, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं क्या है? ए ऑप्शन है आपका ऑक्सीटोसिन, बी है एग्रोमेट्रिन, सी है मीसोप्रोस्टोल और डी है आपका दुबडिलान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। तो 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। ए ऑप्शन है आपका मैकडोनाल्ड का नियम, बी है नेजल का नियम, सी है 9 का नियम या डी डॉन का सूत्र। बताइए प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, नेजल का नियम। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मितली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, मितली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका अमेनोरिया, बी है मॉर्निंग सिकनेस, सी है ग्लैक्टोपोएजिस और डी ऑप्शन है आपका प्रारंभिक लक्षण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मितली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव की संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछली महामारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। प्रसव की संभावित तिथि का पता लगाने के लिए पिछली महामारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? ए ऑप्शन है आपका 9 माह, बी है 9 माह 2 दिन, सी है 9 माह 7 दिन और डी है आपका 9 माह 14 दिन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 49 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 9 माह 7 दिन। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसवोत्तर बांधकरण प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है आपका 12 घंटे से 7 दिन, बी है 24 घंटे से 7 दिन, सी ऑप्शन है 48 घंटे से 7 दिन और डी ऑप्शन है आपका 72 घंटे से 7 दिन।
प्रसवोत्तर बांध्यकरण मतलब होता है महिला नसबंदी। क्लियर है आपको? तो प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? तो 50वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 50वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 24 घंटे से 7 दिन। क्लियर है आपको? 24 घंटे से 7 दिन। अब आपने आधा मॉक टेस्ट कर लिया है। क्लियर आपको? 1/2 मॉक टेस्ट कर लिया है और आपका 1/2 मॉक टेस्ट ही बचा है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए? बताइए, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए? ए ऑप्शन है आपका 6ठे महीने में, बी है 7वें महीने में, सी है 8वें महीने में और डी है आपका 9वें महीने में। तो 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 51 का सी ऑप्शन आपका सही है, 8वें महीने में जाना चाहिए। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? बताइए, बाधित जन्म प्रक्रिया या संक्रमण या रक्त अल्पता या रक्तस्राव? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण है बाधित जन्म प्रक्रिया या संक्रमण या रक्त अल्पता या रक्तस्राव। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 52 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? रक्तस्राव, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना? तो देखिए, बोर नहीं होना है आपको, अपनी एनर्जी को बना कर रखिए। अगर आपको बोरियत लग रही हो, बस वीडियो को पॉज करिए, आंखें बंद करिए और 4-5 बार गहरी और लंबी सांसें लीजिए। थोड़ा सा पानी पीना है, पी लीजिए, मगर ये पूरा करना है आपको, ठीक है? बीच में छोड़कर नहीं भागना है, एक बार में शुरू करिए और खत्म करिए। जब भी पढ़ें अकेले बैठकर पढ़ें, बीच में पंचायत करते हुए पढ़ाई ना करें। इससे क्या होगा, चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। अगला प्रश्न है आपका, मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है: प्रति 1000, प्रति 10,000, प्रति 1,00,000 या प्रति 10 लाख। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रति 1,00,000 पर व्यक्त किया जाता है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है। बताइए, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में क्या शामिल है? ए नवजात की नाभि नाल काटना, बी मातृत्व पोषण, सी एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन, डी जन्म की तैयारी। बताइए नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में क्या शामिल है? तो 54 का जो सही ऑप्शन है आपका वो क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नवजात की नाभि नाल काटना। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? बताइए, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 से 15 जनवरी, बी है 15 से 21 अप्रैल, सी है 15 से 21 नवंबर और डी है आपका 15 से 21 दिसंबर। तो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो 55 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 15 से 21 नवंबर। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? ए है 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस, बी है 36.5 से 36.4 डिग्री सेल्सियस और सी ऑप्शन है आपका 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताइए, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु के त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका लानुगो,
बी है वर्निक्स केसोसा, सी है एमनियोटिक द्रव, डी है ब्राउन वसा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 57 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, वर्निक्स केसोसा कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? ए ऑप्शन है आपका 1 घंटे के भीतर, बी है 2 घंटे के बाद, सी है चिकित्सक के कहने के बाद ही, डी है 6 घंटे के बाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए? 58 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? 1 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है आपका, एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। तो आपको बताना है एक शिशु अपने सिर पर नियंत्रण किस आयु तक प्राप्त कर लेता है? ए ऑप्शन है आपका 15 दिन, बी है 3 से 4 महीने, सी है 6 महीने और डी है 8 महीने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। तो 59 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 6 महीने की आयु में जो शिशु होता है वो अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? बताइए भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? ए ऑप्शन है 1.5 से 2.5, बी ऑप्शन है 2 से 3 किलोग्राम, सी है 2.5 से 3.5 किलोग्राम और डी ऑप्शन है आपका 3 से 4 किलोग्राम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? बताइए जल्दी से। तो 60 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 2.5 से 3.5 किलोग्राम। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है, तो आप भी थोड़ा सहयोग करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है? बताइए प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है? ए फॉर मिल्क, बी हिंद मिल्क, सी कोलेस्ट्रॉम, डी मैच्योर मिल्क। तो बताइए इसे क्या कहा जाता है? प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है? तो 61 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क आदमी को बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? 15 से 19, बी 20 से 25, सी 26 से 30, डी है आपका 31 से 35। बताइए एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 62 का इन ऑप्शन के अनुसार आपका सही होगा बी। क्लियर आपको? 20 से 25। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के जन्म के कितने माह पूरे होने पर अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए? बताइए यह प्रश्न भी कई बार आपको कराया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही उत्तर देंगे। ए ऑप्शन है आपका 12 महीने, बी है 3 महीने, सी ऑप्शन है 9 महीने और डी ऑप्शन है आपका 6 महीने। बताइए बच्चे के जन्म के कितने माह पूरे होने पर अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए? तो 63 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 6 महीने पूरे होने पर। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है? ए प्लेसेंटा, बी कार्पस लुटियम, सी वक्षस्थल, डी है ग्रेफियन फॉलिकल्स। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। तो 64 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कार्पस लुटियम। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टेबलेट की खुराक कितनी होती है? ए 200 मिलीग्राम, बी 400 मिलीग्राम, सी 500 मिलीग्राम, डी 600 मिलीग्राम। तो 65 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 400 मिलीग्राम होती है। क्लियर है आपको? क्या होती है? 400 मिलीग्राम होती है एल्बेंडाजोल टेबलेट की खुराक।
अगला प्रश्न है आपका, मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? बताइए, मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? ए ऑप्शन है आपका 22, बी है 23, सी है 44, डी है 46। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो 66 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 23 जोड़े होते हैं। क्लियर है आपको? 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपायों को क्या कहा जाता है या निम्न कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न में क्या कहा जाता है? ए परिवार नियोजन कहा जाता है, बी गर्भ निरोधक तरीके कहा जाता है, सी छोटा परिवार मानदंड कहा जाता है, या युगल सुरक्षा कहा जाता है। तो 67 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, गर्भ निरोधक तरीके कहा जाता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि इन्हीं वीडियो के आधार पर आपको शाम को कट ऑफ बताई जाएगी कि किस कैटेगरी की आज के मॉक टेस्ट के अनुसार कट ऑफ रह सकती है। क्लियर है आपको? तो अपनी तैयारी पूरी करते रहिए, इससे आपको अंदाजा भी लगेगा कि आपको कुल कितने प्रश्न अभी और सही करने हैं और कहां पर आपकी तैयारी चल रही है। क्लियर आपको? तो गाजर पपीता और आम से मिलता है। बताइए गाजर पपीता और आम से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, या लौह तत्व मिलता है? बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अगर आपको इसमें गाजर का भी पता है तो बड़ी आसानी से आप कर रहे होंगे। इसका उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है? ए सुखाकर, बी चाशनी में रखकर, सी तेल व नमक द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है, ए सुखाकर, बी चाशनी में रखकर, सी तेल व नमक द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। तो 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 69 का डी ऑप्शन आपका सही है, इन सभी के द्वारा। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की रोशनी हमें देती है, क्या देती है सूर्य की रोशनी? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सूर्य की रोशनी हमें देती है, तो 70 का बहुत ही आसान उत्तर है, बी विटामिन डी हमको देती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से क्या होता है? लोहे के तत्व की प्राप्ति होती है, या विषैलापन आ जाता है, या स्वाद नष्ट हो जाता है, या किसी भी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से क्या होता है? तो 71 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? लौह तत्वों की प्राप्ति होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? बताइए डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? ए ग्रिलिंग, बी रोस्टिंग, सी बेकिंग, डी टोस्टिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो 72 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, बेकिंग कहलाती है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? बताइए विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? ए ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, बी ऑप्शन है आपका ए बी ई के, सी ऑप्शन है आपका ए सी ई के, डी ऑप्शन है आपका ए डी ई के। बताइए विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वही विटामिन वसा में घुलनशील होंगे जो वसा से प्राप्त होते हैं। क्लियर आपको? आपने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें सूरजमुखी के तेल की बात हुई थी, तो उसमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता था? विटामिन ई प्राप्त होता था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 73 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए डी ई के। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए डी के वसा में घुलनशील है।
अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं और बच्चों में विकास होता है, किस तरह का विकास होता है शिशुओं और बच्चों में? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शिशुओं और बच्चों में विकास होता है, तो 74 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है। ए हार्मोन, बी पोषण, सी पारिवारिक प्रभाव, डी राजनीति। तो बताइए बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है। ए हार्मोन, बी पोषण, सी पारिवारिक प्रभाव, डी राजनीति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है। तो 75 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? डी ऑप्शन है आपका। राजनीति कभी भी बच्चों के वृद्धि एवं विकास में सहायक नहीं हो सकती है। हार्मोन होते हैं, पोषण होता है और पारिवारिक प्रभाव तो होता ही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। ए आनुवांशिक, बी बुद्धि, सी भावात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? तो 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है आपको? उपयुक्त सभी। आनुवांशिकता तो प्रभावित करती है, बुद्धि भी प्रभावित करती है और भावनाएं कैसी हैं वो भी प्रभावित करता है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, सी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, डी है आपका किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो बताइए निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? बताइए। तो 77 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए आनुवांशिक कारक, बी भावात्मक कारक, सी जैविक कारक और डी है आपका भौतिक वातावरण एवं पोषण गुणवत्ता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो 78 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, भौतिक वातावरण एवं पोषण गुणवत्ता। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बताइए। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्तिकता का सिद्धांत। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 79 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, वर्गीकरण का सिद्धांत। क्लियर है आपको? वर्गीकरण का सिद्धांत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? ए 6 से 8 माह के मध्य, बी 3 से 4 माह के मध्य, सी 2 से 3 वर्ष के मध्य, डी 8 से 10 माह के मध्य। बताइए शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो 80 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? 80 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से 8 माह के मध्य में शिशुओं में दांत के अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस प्रकार के कारण शिशुओं का शारीरिक विकास मंद हो जाता है? ए रोग, बी अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी भौतिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। बताइए निम्न में से किस कारक के कारण शिशुओं का शारीरिक विकास मंद हो जाता है? अगर अंतःस्रावी ग्रंथियां मंद हो गई तो हार्मोन का विकास नहीं होगा, हार्मोन का स्राव नहीं होगा, हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह कोई रोग हो जाएगा तो शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। भौतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आप पहाड़ों पे रह रहे हैं या मैदानी इलाके में रह रहे हैं या विषुवत रेखा पर रह रहे हैं, उससे भी आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है।
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 81 का? 81 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पाश्चर, सी एडवर्ड जेनर और डी है आपका लंड स्टीनर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? 82 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, एडवर्ड जेनर है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एडवर्ड जेनर है। अगला प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाता है? बताइए, डेंगू बुखार मानव शरीर में जब होता है तो उससे किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब डेंगू बुखार मानव शरीर में होता है तो निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ए ऑप्शन है आपका प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, डी जल की। तो 83 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्लियर आपको? किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? बताइए, इनको आपको एक ऑप्शन चुनना है जिसमें विषाणु जनित सारी बीमारियां हैं। ए ऑप्शन है तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, बी है मम्स, रेबीज, हर्पीज, सी ऑप्शन है आपका कैंसर, पोलियोमाइलिटिस और डी ऑप्शन है आपका छोटी माता कैंसर तपेदिक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी सभी बीमारियां विषाणु जनित है? तो 84 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? मम्स, रेबीज, हर्पीज ये सभी आपकी विषाणु जनित बीमारियां हैं। आपको अलग से एक वीडियो बता दिया गया है बना के, जिसमें एक में विषाणु जनित बीमारियां दी गई हैं और दूसरे वीडियो में आपको जीवाणु जनित बीमारियां दी गई हैं। क्लियर आपको? चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है रॉबर्ट कोच, सी है जोनास साल्क, डी है एडवर्ड जेनर। बताइए पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 85 का वो सी है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 85 का जोनास साल्क ने की थी। क्लियर आपको? पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। क्लियर आपको? कब की थी? 1952 में की थी। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर क्या कहलाता है? बताइए, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन देखकर पहचानना है। कैंसर के अंतिम चरण में, गर्भ में शिशु की जानकारी से, सी हृदयाघात से, डी बच्चे का जन्म लेने से। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका 86 का वो सी हो जाएगा, हृदयाघात से। क्लियर आपको? हृदयाघात से, जब कोई हृदयाघात हुआ हो, किसी को हार्ट अटैक आया हो, तो पहला जो घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर उसमें उचित उसको इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। क्लियर आपको? इसी तरह रोड एक्सीडेंट में होता है। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ हो किसी का और वहां पर जो यातायात कानून है उसमें भी गोल्डन आवर की अवधारणा रखी गई है कि अगर पहले घंटे में उचित इलाज मिल जाए तो संभावना रहती है कि घायल व्यक्ति को बचाया जा सकता है। क्लियर आपको? 86 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है? बताइए, तपेदिक, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। वायुजनित संक्रमण के कारण क्या नहीं होता है? तो 87 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो डी है, हेपेटाइटिस बी वायुजनित रोग नहीं है। ये तपेदिक, चेचक और खसरा ये वायु के द्वारा फैलते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? ए है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी विक्टोरिया, बी ऑप्शन है ह्यूमैनिटी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, सी है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वर्चुअल या डी ऑप्शन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एबीसीडी में एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है?
तो 88 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो डी है। क्लियर आपको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, बताइए। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ए एस्पिरिन का, बी नियोस्पिरिन का, सी क्लोरोक्विन का, डी एंटासिड का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो 89 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको, क्लोरोक्विन का किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है, ए सलाह देना, बी सलाह लेना या परामर्श लेना, सी प्रशिक्षण देना, डी उपयुक्त सभी। परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है, तो 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको, सलाह लेना या परामर्श लेना। क्लियर है आपको, अपने मन से किसी को सलाह नहीं दी जाती है, जब कोई मांगे तभी दी जाती है, तभी उसको परामर्श कहा गया है। ठीक है, सलाह लेना या परामर्श लेना। अगला प्रश्न है आपका, किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समाधान का सम्मिलित प्रयास है, बताइए। किस समाजशास्त्री ने ऐसा कहा है कि परामर्श प्रक्रिया जो है वो समाधान का सम्मिलित प्रयास है। ए ऑप्शन है आपका रूट स्ट्रॉन्ग, बी है रॉबिन्स, सी है मायर्स, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 91 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको, रूट स्ट्रॉन्ग ने कहा था कि परामर्श प्रक्रिया समाधान का सम्मिलित प्रयास है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की विशेषताएं क्या होती हैं, बताइए। ए समस्या परक होता है, बी सहायता प्रदान करता है, सी ऑप्शन है दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क होता है, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श की विशेषताएं हैं, तो 92 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको, उपयुक्त सभी। समस्या परक भी होता है, सहायता भी प्रदान करता है, और दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क से ही परामर्श संभव होता है। तो 92 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की सफलता निर्भर करती है, बताइए परामर्श की सफलता किस पर निर्भर करती है। ए परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, बी परामर्शदाती की प्रतिभा ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर, सी है परामर्शदाती के हठी व्यवहार पर, और डी है उपयुक्त सभी। तो 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परामर्श की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो 93 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। जो परामर्श दे रहा है, परामर्शदाता है या परामर्शदाती है, कि प्रतिभा ज्ञान और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। क्लियर आपको, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया था, बताइएगा कमेंट करके कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया। ए ऑप्शन है आपका जनवरी 2020, बी है जनवरी 2021, सी है फरवरी 2020, और डी है आपका फरवरी 2021। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया, तो 94 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको, जनवरी 2021। अगला प्रश्न है आपका, भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ए ऑप्शन है 2010 में, बी है 2012 में, सी है 2013 में, और डी है आपका 2014 में। बताइए भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो 95 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 2014 में। क्लियर आपको, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, ओपीवी 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जाती है, बताइए। ओपीवी 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जा सकती है। ए है जन्म के समय, बी है 20 दिन के बाद, सी है 1 माह के बाद, डी है 1 वर्ष बाद। बताइए ओपीवी 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जा सकती है, तो 96 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के समय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में,
डी 5 भागों में। बताइए बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 97 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 2 भागों में विभाजित किया गया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? बताइए किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ए विकासात्मक विधि, बी आपका है तुलनात्मक विधि, सी है सांख्यिकी विधि और डी है आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है, विकासात्मक विधि है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार, डी ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 99 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये रहा आपका 100वां क्वेश्चन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 640 दिन। बताइए मानव गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताइए। तो 100 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 280 दिन। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 100 एमसीक्यू का फुल मॉक टेस्ट 1। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पूरा किया हो और जिसने पूरा किया है कमेंट करके जरूर बताएं कि उसने कुल टोटल कितने प्रश्न सही किए हैं, और ताकि मैं आपको शाम को इसका कट ऑफ बता सकूं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी का कितने नंबर हो सकते हैं इस मॉक टेस्ट के अनुसार। वैसे ये थोड़ा आसान मॉक टेस्ट था क्योंकि पहला मॉक टेस्ट था, इसलिए मैंने प्रश्नों को लेवल थोड़ा आसान रखा है। अगर आसान पेपर आएगा आपका तो कुछ इसी तरीके का पेपर होगा जिसे आप बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। आपका आज कितना आकलन सही रहा और ये पूरी मेरी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए गरिमा बैच से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करना होगा, वहां पर भी आप बैच की जानकारी ले सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा और अपने आप को एक मेहनत के साथ जोड़े रखिएगा, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आज उतनी ही ज्यादा आपको परीक्षा में आनंद आने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल कितने प्रश्न आपके सही हुए और ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। क्या आप आगे भी इसी तरीके के मॉक टेस्ट करना चाहते हैं? तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।